Good morning, trainees. I am Deena Kumari from Chanakya College of Education, बेतिया. ट्रेनीज, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस आपके जो सिलेबस आपकी अधूरी रह गई थी उसको पूरा करने के लिए हम प्रयासरत हैं. इसी संदर्भ में फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए डीएलएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट कोड F3 प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा, इसमें हमारा यूनिट 4 टॉपिक था प्रारंभिक वर्षों में विकास के विभिन्न आयाम एवं अधिगम. इस संबंध में हमने चर्चा की थी, जिसमें आपको पहले हमने शारीरिक विकास और फिजिकल डेवलपमेंट और इसके विभिन्न इंट्रोडक्शंस, फिर इसके जो है फेजेस के बारे में बातें की थी. उसके बाद हमने इसके अर्थ को जाना, मीनिंग ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट. अब हम उस पर शारीरिक विकास का महत्व क्या है इस संबंध में हम चर्चा कर रहे थे. अपने सेकंड लेक्चर में सेम टॉपिक पे हम आगे चर्चा करेंगे, शारीरिक विकास का महत्व. इसमें 4 चक्रों की बात हुई थी. 4 चक्रों के बारे में हमने चर्चा की थी, 2 चक्रों के बारे में, आगे की चक्र के बारे में जो शारीरिक विकास में उनका क्या महत्व है. तो फिर से हम इसके बारे में इसको कंटिन्यू करते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं. तो आइए अब इसके बारे में शारीरिक विकास का क्या महत्व है. क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है कि शारीरिक विकास के महत्व का वर्णन करें या प्रारंभिक वर्षों में शारीरिक विकास का क्या महत्व है इसका वर्णन करें. इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. तो आइए इस पे हम चर्चा करते हैं. तो शारीरिक विकास का प्रभाव जो है वह बालक के व्यवहार में मुख्यतः 4 क्षेत्रों पर पाया जाता है. शारीरिक विकास को, संपूर्ण शारीरिक विकास को हम इन 4 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं कि शारीरिक विकास के किन किन क्षेत्रों पर क्या क्या शारीरिक विकास का प्रभाव पड़ता है, यह हम इस टॉपिक के माध्यम से जानेंगे. तो सबसे पहले जो हमारा शारीरिक क्षेत्र के संबंध में जो हमारा पहला टॉपिक है वह है नर्वस सिस्टम, नाड़ी संस्थान का विकास. बच्चों में नर्वस सिस्टम का विकास, ये जो है वह हमारा फर्स्ट टॉपिक है. वह किस प्रकार से होता है और शारीरिक विकास का हमारे नर्वस सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है. तो शारीरिक विकास जो है वह हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जिस प्रकार से हमारा शारीरिक विकास होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा नर्वस सिस्टम भी विकसित. जब नर्वस सिस्टम विकसित होता है तो हमारे बहुत सी जितनी भी हमारी मानसिक और बौद्धिक क्षमताएं हैं वह बढ़ जाती है. ट्रेनिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जब बच्चा छोटा होता है, जब उसका जन्म होता है और उसके बाद वह थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें धीरे धीरे वृद्धि होती है, विकास होता है. तो उसी के अनुसार उसका नर्वस सिस्टम भी विकसित होता है. तो शारीरिक विकास के अकॉर्डिंग ही नर्वस सिस्टम का विकास का प्रक्रिया होती है. तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर स्वस्थ बच्चा है तो उसमें एक अच्छे नर्वस सिस्टम का विकास होगा और उसकी मानसिक योग्यताएं और जो बौद्धिक योग्यताएं हैं वह काफ़ी अच्छी प्रकार से विकसित होंगी और वह जो है वह समाज के प्रति या समाज के प्रति या परिवार के प्रति या जो भी अपने संगी साथी हैं उनके प्रति जो उसका व्यवहार होगा वह जो है वह अलग तरह का होगा, एक स्वस्थ मानसिकता के अकॉर्डिंग होगा और वही इसी के अनुसार वह व्यवहार करेगा. वही अगर एक शरीर में अस्वस्थ नर्वस सिस्टम रहे तो उसके व्यवहार में अंतर आ जाएगा. वही भावना वह सबके समक्ष समान रूप से नहीं अपने व्यवहार को प्रदर्शित. एक अच्छा या स्वस्थ बालक, स्वस्थ व्यक्तित्व बन के समाज में नहीं उभर पाएगा.
तो इस प्रकार जो है वह फर्स्ट जो है शारीरिक विकास का जो महत्व है, उसमें हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है, जो पहला जो प्रभाव पड़ता है वह हमारे नाड़ी संस्था नर्वस सिस्टम का विकास होता है। दूसरा जो है वह हमारा टॉपिक है मांसपेशियों का विकास। शारीरिक जो स्वस्थता है, जो शारीरिक विकास है, उसका हमारे मांसपेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारी जो मांसपेशियां हैं, तो जिस प्रकार से हमारा शरीर का विकास होगा, जिस प्रकार से उसकी वृद्धि होगी, जिस प्रकार उसका विकास होगा, एक स्वस्थ विकास जब होगा तो हमारी मांसपेशियां भी स्वस्थ रहेंगी और उसी के अनुसार उसकी गति भी होगी। गत्यात्मक क्षमता का विकास होगा, किसी भी चीज़ को जल्दी ऑब्जर्व करना, सीख लेना, यह मानसिक हुआ। लेकिन अगर उसमें गत्यात्मक क्षमता बढ़ती है तो दौड़ना, भागना, खेलना, जंप करना, ये सब चीज़ें बच्चा जो है वो आसानी से कर लेगा और बहुत खुशी और बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेके करेगा। वही जब अगर शारीरिक विकास सही गति में नहीं हुई है तो उससे क्या होगा, वह हीन भावना का बच्चा ग्रसित हो जाएगा, हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा, उसमें चिड़चिड़ापन आ जाएगा और उसी खेल कूद और ये सब चीज़ें जितनी भी उसकी शारीरिक जो प्रक्रिया, जो शारीरिक जो क्रियाएँ हैं उन आ जाएगी और वह चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो शारीरिक विकास का प्रभाव उस प्रकार से हमारी मांसपेशियों पर भी पड़ता है। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वह यह है, तीसरा जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथियों पर प्रभाव। हमारे स्वस्थ होने का प्रभाव, हमारे स्वस्थ शरीर के विकास का प्रभाव हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों पर भी पड़ता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो होती हैं जो अपने हार्मोन से सीधे अपने हार्मोन को सीधे रक्त के प्रवाह में छोड़ देती है और उसी के अनुसार जिस प्रकार रक्त का हमारा जो प्रवाह होता है उसी के अनुसार हमारे शरीर भी कार्य करता है। जैसे कि हमारी जो 8 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, प्यूटेट्री, एड्रोनल, थायराइड, पैराथायराइड, टेस्टिस, ओवरी, पीनियल, लैंगरहैंस और थाइमस, ये जो 8 हमारी पीयूष ग्रंथि है, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, वह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इनमें जो ये कार्य करती हैं, तो ये जो हमारा शारीरिक विकास है उसी के अकॉर्डिंग कार्य करती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी जो बाल पे जो प्रभाव पड़ता है उसी के अनुसार उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है और जितने भी परिवर्तन आते हैं उसमें अधिकांश परिवर्तन जो है इन्हीं 8 ग्रंथियों के बदलाव की वजह से आते हैं। इसकी जो कार्य प्रणाली होती है उसी के ये चेंजेस आते हैं। अब हमारा जो चौथा जो हमारा वो चक्र है वह है शारीरिक संरचना। बालक का शारीरिक संरचना, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसकी स्वस्थता और जो, क्योंकि सबसे पहले जो दृष्टि होती है वह आदमी के शारीरिक स्वस्थ शरीर को देख के मन में खुशी का भाव उत्पन्न होता है। उनके प्रति जो हमारा जो नज़रिया है वह काफ़ी अच्छा होता है। और जब किसी के अंदर अगर स्वस्थ मानसिकता का विकास नहीं होता है, शारीरिक विकास अगर मंद गति से होता है, तो उस बालक के प्रति किसी समाज का दृष्टिकोण या परिवार का दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे में हीन भावना की भावना ग्रसित हो जाती है और वह एक स्वस्थ मानसिकता का व्यक्तित्व, एक स्वस्थ मानसिकता से पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से जो है वह हमारे जो ये 4 चक्र हुए शारीरिक विकास का, इसमें एक 5वां चक्र भी दिया गया है। हालांकि इन दोनों चक्रों को हम जोड़ के एक चक्र टॉपिक पर ही इसको हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आइए हम 5वें चक्र के बारे में भी बात करें कि इसमें क्या दिया है, शारीरिक अवस्था। तो अशारीरिक अवस्था में क्या होता है कि विभिन्न भाग जो हमारे अंग जो है शरीर के विभिन्न भाग वो संतुलित ढंग से कार्य करते हैं कि नहीं, शारीरिक विकास का उस पे संपूर्ण प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास अगर सही तरीके से हुआ है तो हमारे शरीर में जो अंग हैं, जो संपूर्ण अंग हैं, जो 8 इंद्रियां हैं, वह ठीक से कार्य करेंगे, अच्छे प्रकार से कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से हमने शारीरिक विकास के इन चक्रों के माध्यम से शारीरिक विकास को समझा। आगे हम शारीरिक विकास की वृद्धि चक्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो शारीरिक वृद्धि जो है वह
फिजिकल ग्रोथ साइकिल्स, शारीरिक विकास चक्र या वृद्धि चक्र, यह क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो शारीरिक वृद्धि जो है वह नियमित रूप से नहीं चलती है। शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से होती है, कभी मंद गति से होती है। हर एक बालक में, किसी भी बालक में हर एक वर्ष, प्रति वर्ष एक निश्चित विकास नहीं होता है। एक समय में जिसमें एक ऐसा समय आता है जब घटनाएं विशेष क्रम में घटित होती हैं। वृद्धि की जो गति है वह एक समय पर जाके उसमें सामंजस्य हो जाता है, क्योंकि एक उम्र तक जाके प्रत्येक बालक का जो है वृद्धि चक्र जो है वह उस गति को प्राप्त कर लेता है। जैसे अगर हार्मोनल चेंजेस की बात करें तो बालक जो है, बच्चा जो है वह एक खास समय पर जाकर उसमें, जैसे कि इतने वर्षों तक उसमें दाढ़ी मूंछों का आना या लड़कियों में मासिक धर्म का आना, तो ये सब चीज़ें जो आती हैं वो खास समय पर आके आपको वो चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। तो लेकिन ये वृद्धि चक्र जो है वह कभी ज़्यादा और कभी कम चलता है। फिर इसी के अकॉर्डिंग आज आपको एक हमारे जो शिक्षाविद हैं मेरिडिथ ने प्रथम अवधि या जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि होती है, इसमें वृद्धि की गति तीव्र होती है। दूसरी जो अवधि होती है इसमें यौवन प्रारंभ होने तक, दूसरे वर्ष से लेकर यौवन प्रारंभ होने तक इस अवधि के विकास की गति मंद होती है। तृतीय अवधि को उन्होंने यौवन प्रारंभ होने से 15-16 वर्ष तक की अवस्था को बताया है। इस अवस्था की वृद्धि फिर से तीव्र हो जाती है। और चौथी अवधि जो होती है 16 वर्ष से परिपक्वता की अवस्था तक, ये अवधि होती है शारीरिक विकास एक बार फिर मंद पड़ जाता है। और उसके बाद अगर शारीरिक विकास होता भी है तो वो केवल भार में अंतर होता है, उसमें किसी प्रकार की विकास या वृद्धि नहीं होती है। तो इस प्रकार इसके चक्र को हमने समझा। अब वृद्धि चक्र के कुछ प्रभाव भी हैं, कैसे होते, जिस प्रकार से वृद्धि होती है तो उनका क्या प्रभाव होता है। तो इन टॉपिक के माध्यम से हम इन्हें समझेंगे क्या क्या होंगी संबंधी। तो जब वृद्धि गति मंद हो, चारों ओर के वातावरण के साथ समायोजन प्राप्त कर लेता है, धीरे धीरे प्राप्त कर लेता है। जब उसकी वृद्धि की चक्र धीरे धीरे हुआ, उसी के साथ वो वातावरण को समझता है, आसपास को हर चीज़ को समझता है, फिर उसके साथ समायोजित हो जाता है। पर जब वह तेज होता है, तीव्र होती है यह शारीरिक वृद्धि, तो समय समय पर नई चीज़ों को सीखने के लिए, नए चीज़ों से समायोजन करने में बालक को दिक्कत होती है। और जब वह इन चीज़ों को सीखने में असफल होता है तो उसमें संवेगात्मक तनाव पैदा होता है। और इससे क्या होता है कि इससे बहुत सारे तनाव की उत्पत्ति होती है। विकास चक्र की तीव्रता जो है वह इन विकास संवेगात्मक तनावों का कारण बन जाती है। यह है संबंधी कठिनाई, वह समायोजन करने में, क्योंकि वो हमेशा नई चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है। उनको सीखने में जो उन्हें असफलता, क्योंकि अगर उसकी उम्र कम है, उसको ज़्यादा सीखने जो है वह क्या होती है, उसको तनाव की स्थिति में पहुंचा देती है। दूसरा है शक्ति स्तर। मंद वृद्धि की अपेक्षा तीव्र वृद्धि में बालकों को अधिक शक्ति का व्यय होता है। जो मंद वृद्धि के जो बालक होते हैं, जो धीरे धीरे कार्य करते हैं, उनमें शक्ति का जो व्यय जो होता है, जो बालकों में जो शक्ति होती है, उनका व्यय जो होता है वो धीमी गति से होता है। परंतु वही जब तेज बालक जो होते हैं वह जल्दी कार्यों को करने के लिए, खेलने की किसी भी संबंधी, खेलने संबंधी हो, पढ़ने संबंधी, सब कार्यों में उनकी तेजी होती है, वो तेज होते हैं। तो उनमें उनकी शक्ति का व्यय, मानसिक शक्ति हो या शारीरिक शक्ति हो, इनका व्यय बहुत अधिक मात्रा में होता है। और उस समय जब उन्हें अच्छे प्रकार से भोजन न मिले, उन्हें अच्छे प्रकार से अगर आराम नहीं मिले, वो ठीक प्रकार से सो नहीं पाए, तो उनमें क्या होता है, फिर से उनमें तनाव की अवस्था उत्पन्न हो जाती है।
और लगभग 11 वर्ष तक के बच्चों को यदि देखा जाए तो वह जल्दी नहीं थकते, आराम करना अच्छा नहीं लगता है, जैसे उनमें शक्ति अधिक मात्रा में पाई जाती है, ज़्यादा इन सब एक्टिविटीज़ में उनका मन लगता है। आहार संबंधी आवश्यकताएं। वृद्धि के 2 कारक अधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। पहला वंशानुक्रम तथा दूसरा आहार संबंधी आवश्यकताएं। वृद्धि का वंशानुक्रम क्या है कि अगर जैसा कि हम जानते हैं वंश के अनुसार वृद्धि, वंश में अगर स्वस्थ व्यक्ति या पहले भी जो काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति पैदा हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि बच्चे भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे। तो यह वंशानुक्रम भी जो हो वह भी वृद्धि को प्रभावित करता है। अधिकतर जिस परिवार में लंबे लोग होते हैं समझा जाता है कि उस परिवार के बच्चे भी लंबे ही होंगे। तो इसी के अनुसार जो वंशानुक्रम जो है और उसके बाद आहार संबंधी हो सकता है, तो यह भी जो आहार संबंधी जो आवश्यकता है वह भी वृद्धि को प्रभावित करता है। जब वृद्धि तीव्र होती है की आवश्यकता होती है। जब देखा गया है कि जब उन्हें पोषक आहार की आवश्यकता होती है और ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो उनकी शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। दोषपूर्ण और कम आहार के कारण बालों की लंबाई अवरुद्ध हो सकती है। शारीरिक ढांचा छोटा हो सकता है। कुछ समय और कुछ चीज़ों में देखा गया है कि पोषक तत्वों से जो आहार पोषक तत्वों से युक्त नहीं होता है तो कई असामान्य लक्षण, कई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं बच्चों में। वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं बच्चे और वह सामान्य कार्य करने में उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस प्रकार जो है आहार और स्वस्थ आहार स्वस्थ शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी के आगे का ये टॉपिक है कि होमियोस्टेसिस बनाए रखना। होमियोस्टेसिस का अर्थ होता है क्षतिपूर्ति संबंधी शारीरिक समायोजन जो बाहरी वातावरण में पूर्ति के लिए होते हैं। शारीरिक शारीरिक समायोजन जो है बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तन, जो हमारे आसपास परिवर्तन होते हैं उनके प्रति वहाँ समायोजन करने के लिए, उनके प्रति उनमें समायोजित होने के लिए जो हमारे शरीर में बदलाव आते हैं तो वह क्या होता है, वह हो जाता है आपको होमियोस्टेसिस। तो यह जब वृद्धि की गति जब तीव्र होती है तो इस होमियोस्टेसिस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, वे चिड़चिड़ापन का अनुभव करने लगते हैं। अब यही अभी वृद्धि की गति इस समय अगर मंद होती है, वे आराम से चीज़ों को सीखते हैं तो होमियोस्टेसिस को बनाना रखना आसान हो जाता है। अकुशलता, जब बालक में वृद्धि मंद गति से चलती है तो उनमें क्या होता है, तो उनमें कुशलता रहती है, वे गति भी उनको सामान्य रूप से वो बढ़ते हैं। परंतु वही तीव्र वृद्धि जो है तो वह क्या करता है, होमियोस्टेसिस को स्थिरता को समाप्त हो जाती है और गत्यात्मक कुशलता कम हो जाती है, क्योंकि उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। वो चीज़ों को जल्दी सीखना चाहते हैं, वो चीज़ें जब उनके सीखने में उनके समझ में नहीं आती हैं तो वो तनाव का शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार जो है वह शारीरिक वृद्धि जो है उनके इन चीज़ों को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, शारीरिक विकास की विभिन्न वृद्धि की अवस्थाओं के बारे में और तो के प्रभाव, इसके चक्रों के प्रभाव का या वृद्धि चक्र का वर्णन करें और इसके प्रभाव को व्यक्त करें। तो इस प्रकार से हमने शारीरिक विकास के संबंध में पढ़ा। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं, ये हम अगले लेक्चर में डिफाइन करेंगे। थैंक यू।